शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो गणित की क्लास है। चैप्टर का नाम अपने पास है द्विघात समीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमने पहले चर्चा कर लिया आपके साथ में कि प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 तीन भागों में बटी हुई है, जिसमें 4.1 में 2 सवाल, 4.2 में 6 और 4.3 में 5 सवाल है। इसके बाद मैंने आपको कुछ चीज़ें इस प्रकार से समझाई थी और इसके अलावा मैंने आपको कुछ जो अपने पास सर्व समीकरण हैं वो याद करने के लिए कहा था। इसी के साथ में हमारे कुछ सवाल भी कंप्लीट हो गए थे, जैसे फर्स्ट सवाल हो गया और उसके बाद में थर्ड हो गया, और थर्ड सवाल के बाद मैंने आपके लिए छोड़ रखा था बाकी जो सवाल आपको SW दिए थे, दूसरा और जो अपने पास चौथा, पांचवा, छठा। तो SW वाले सवाल मैं अब आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, जो अपने पास दूसरा सवाल है वो हमें दे रखा x² - 2x। सवाल अपने पास है x² - 2x बराबर -2 गुणा, इसके अंदर क्या दे रखा, 3 - x, 3 - x। अच्छा, सबसे पहले हम x² - 2x को ऐसा कैसा रख लेते हैं, इक्वल टू का साइन, पहले -2 को 3 के साथ गुणा करते हैं तो 2 माइनस का 3 प्लस का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइनस की संख्या है वो गुणा होती है जब प्लस की संख्या के साथ, तो उत्तर आंसर अपने पास किस में आता है, माइनस में। तो -2 + 3 के साथ गुणा होगा तो -6, -2 -x के साथ, मतलब जब माइनस की संख्या के साथ में गुणा होती है तो आंसर हमारे पास किसका आता है, प्लस का। तो -2 -x के साथ गुणा होगा तो प्लस का 2x। सारी जो भी चीजें हैं उन सबको हम एक तरफ ले आएंगे। x² - 2x, 6 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड आया प्लस का, 2 इस साइड प्लस का, इस साइड आया माइनस का। सारी चीजें इस साइड ले आई तो फिर हमारे पास इस साइड बचा क्या सर, कुछ नहीं, तो 0 यही बचा। तो x² -2x और -2x कितने होते हैं, -4x + 6 = 0। और ये अपने पास एक द्विघात समीकरण है। आपको पता है कि जो द्विघात समीकरण होते हैं वो अपने पास इस रूप में होते हैं, ax² + bx + c = 0 रूप में। यहाँ पर b की जगह क्या दे रखा है, जो x के गुणा में वही b की जगह आपको दे रखा है -4। a की जगह क्या दे रखा है, x² के गुणा में वही अपने पास a की जगह, तो a की जगह हम बोल देंगे 1। c की जगह क्या दे रखा है सर, c की जगह हमें दे रखा है 6। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। तो अपना ये सेकंड सवाल है ये कंप्लीट हो चुका। और थर्ड सवाल की बात करें तो थर्ड मैंने आपको जो कल की क्लास है उसके अंदर शायद करवा दिया था, हाँ करवा दिया था, ये रहा थर्ड सवाल कल का करवाया। नंबर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको SW दिया था, जो कि हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। x - 3 है वो गुणा है 2x + 1 के साथ, क्या है, x - 3 वो गुणा है 2x + 1 के साथ, इक्वल का चिन्ह, और उसके बाद में सवाल आगे क्या दे रखा है, x गुणा है x + 5 के साथ। x गुणा हमारे पास किसके साथ है, x गुणा में है x + 5 के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पहला अगर दो कोष्टक दे रखे हैं, दोनों में दो दो संख्या है, तो पहले हम लोग पहली संख्या उठाते हैं, x उठा ली, x को गुणा करना आपको किसके साथ, 2x + 1 के साथ। फिर चिन्ह किसका है, माइनस, तो -3 ऐसा कैसा ले लिया, गुणा किसके साथ करना है, 2x + 1 के साथ, बराबर x को गुणा किसके साथ करना है, x + 5। अब आपके लिए सिंपल हो गया, आराम से गुणा कर सकते हो। x को जब 2x के साथ गुणा करते हैं तो 2x
स्क्वायर। कारण की बात मैं कर लेता हूं। अगर अपने पास कोई संख्या दे रखी है और उसके आधार सेम हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 2। अगर कोई संख्या दे रखी है और उसके आधार सेम है और दोनों संख्या आपस में क्या हो, दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा में हो, तो दोनों संख्या की जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। 2 और 1 जुड़ के कितनी हो गई, 3। ये लो, ये होता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, अगर 1 की घात m दे रखी है गुणा 1 की घात n दे रखी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की घात m प्लस n। ये लो, इसको आप लोग याद रख लेना। वहीं पर यहाँ पर भी अपने पास यही रहा, 2 तो बाहर आ गया, अक्स की घात यहाँ 1 है, अक्स की घात 1 है, तो कितनी हो गई, अक्स की घात 2। अक्स को 1 के साथ गुणा करते हैं तो अक्स, -3 को +2 अक्स के साथ गुणा करते हैं, माइनस की संख्या है वो गुणा हो रही है प्लस की संख्या के साथ, तो आंसर किस में आएगा सर, माइनस के अंदर। तो माइनस का कितना हो गया 6x, माइनस की 3 और +1 के साथ गुणा तो -3 बराबर अक्स और अक्स के साथ गुणा होगा तो अक्स स्क्वायर, अक्स 5x के साथ गुणा होगा तो 5x। फिर हम लोग क्या करते हैं, सारे पद हैं वो एक तरफ लेकर हम लोग चले जाते हैं। तो एक तरफ लेकर जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें जो पद दे रखे हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। पद क्या दे रखे हैं, 2x² प्लस x माइनस का 6x माइनस का 3, x² इस साइड प्लस का दूसरी साइड आएगा माइनस का, तो x², 5x इस साइड प्लस का दूसरी साइड आएगा माइनस का, बराबर इधर क्या बचा 0। 2x² प्लस का 1x² माइनस का, 2x² में से 1x² घटाएंगे तो क्या बचेगा x²। x प्लस का और 6x माइनस का, तो कितने बचे -5x, और -5x और -5x कितने होते हैं -10x। फिर संख्या क्या बची हो, एक -3। क्या इस x² का पहले हिसाब हो चुका, हाँ सर हो चुका, इसका भी हो चुका, तो बराबर में 0। ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या दे रखा है, हमारे पास द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। एक ही जगह मान x² की गुणा में सर कुछ नजर नहीं आ रहा तो हम लोग लिख देंगे 1, x के गुणा में -10, तो b का मान कितना हो गया -10, c का मान -3, c का मान क्या आ गया -3। ये अपने पास क्या हो गई, एक समीकरण हो गई। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या देखिए, 2x - 1 x - 3। सवाल क्या दे रखा है हमें, 2x - 1 x - 3 बराबर में और क्या दे रखा है x + 5 और x - 1, x + 5 और x - 1। पहले कोष्टक को उठा लो, इस कोष्टक में पहले क्या दे रखा है 2x, 2x गुणा किसके साथ होगा, दूसरे पूरे कोष्टक के साथ, तो x - 3। फिर क्या दे रखा -1 गुणा किसके साथ होगा x - 3 बराबर, पहले कोष्टक को उठा लो, क्या दे रखा है x गुणा किसके साथ होगा x - 1। फिर उठा लो 5 प्लस का गुणा किसके साथ होगा x - 1। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको इतने सवाल समझ में आ गए तो आप लोग इसको आराम से गुणा कर दोगे, ये मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है प्रत्येक विद्यार्थी ये कर देगा। तो मैं अपना जो 6th क्वेश्चन है इसकी हम लोग चर्चा कर लें। x² + 3x + 1 क्या दे रखा है, x² + 3x + 1 इक्वल टू में क्या दे रखा है हमें, इक्वल टू में हमें दे रखा है x + 5
नहीं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर में दे रखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसा का ऐसा। यहाँ पर आप लोगों को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह मान क्या है x, b की जगह मान माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 गुणा एक्स गुणा 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 और माइनस का 4 एक्स, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, x माइनस 2 है, इसके होल स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 के होल स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4 माइनस 4x प्लस 4 और माइनस का 4x हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा हल कर देता हूँ। पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। दूसरे पक्ष में जो भी सारी चीजें हैं पहले पक्ष की तरफ ले आओ। सबसे पहले तो मैं पहले पक्ष का जो भी अपने पास पहले मान है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इस साइड प्लस का, दूसरी आया माइनस का, 4 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आया माइनस का, 4 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड आया प्लस का, बराबर 0 बचा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों कट गए। चलिए 4x प्लस का 3x प्लस का कितने हो गए 7x, 1 प्लस का 4 माइनस का क्या बचे -3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, कारण क्योंकि यहां पर जो x है, x मतलब चर, और चर को अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसकी अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात, x की अधिकतम घात अगर 2 होती है तभी हम उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो x की अधिकतम घात कितनी है? तो आप लोग बोलोगे सर 1 है, तो अपने पास ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको हम बोल देंगे रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण, अर्थात इसको हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। तो ये अपने पास हो गया सवाल। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने छठा सवाल अपना अभी हो गया, सातवां सवाल है मैं आपको अभी करवा देता हूं। ये लो, नेक्स्ट हम लोग पेज ले लेते हैं। हाँ, सवाल में दे रखा है x प्लस 2 का, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x कोष्टक x माइनस 1, 2x कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 था। चलिए मैं अब चर्चा करता हूं। x प्लस 2 का होल क्यूब मतलब अपने पास a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह मान कितना है? a की जगह मान x, तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3 गुणा x गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 बराबर
एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x², 3 दोनों कितना होता है 6 और x² प्लस 4 3 12x। ए प्लस बी का जो होल क्यूब है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना बड़ा ये मान लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर ये मान लिख देता हूं, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x बराबर 2x कोष्टक x² माइनस 1, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x बराबर x की घात यहाँ 1, यहाँ 2 गुणा होंगे तो क्या होंगे, x की घात 3 माइनस का 2x, सारी चीजें एक तरफ ले आओ, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस का 2x³ और प्लस का 2x बराबर 0। ये अपने पास एक समीकरण बन गई। x³ प्लस का 2x³ माइनस का क्या बचा, माइनस का x³। यहां पर x की घात 3 आती है, हम लोग क्या बोल देंगे, ये त्रिघात समीकरण है। कौन सा घात समीकरण है, त्रिघात। और त्रिघात समीकरण है तो हम लोग ये बोल देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात आप बोल दो कि सर 3 है। चलो इसको आगे हल करके लिख देते हैं, प्लस का 8 ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, 6x² प्लस का ये लो ऐसा का ऐसा पड़ा है, 12x प्लस का 2x प्लस का कितने हो गए 14x बराबर 0। तो हम लोग इसको बोल देंगे कि त्रिघात समीकरण, और इसको लिखना चाहो तो आप लोग घातों के घटते हुए क्रम में लिख सकते हो। x³ बाद में घात कितने वाला आना चाहिए, 2 घात वाला, तो 6x², फिर घात 1 वाला कितना है 14x, फिर घात 0 का क्या है 8 बराबर 0। ये इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो इससे, लेकिन ये त्रिघात समीकरण द्विघात नहीं है। इसके बाद ये अपना हो चुका था। 8वां क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है हो गया था, नहीं हुआ तो भी सेम है। तो अब आगे हम लोग अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद प्रश्नावली 4.1 हमें कंप्लीट भी करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सवाल समझा दूं, उससे आप लोग कर लोगे। देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अपने पास कितना है, तो आप लोग बोल दोगे सर 528 मीटर स्क्वायर। कितना, 528 मीटर स्क्वायर। चलो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब अब अपने टॉपिक से है। सर टॉपिक ही तो चल रहा है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आयत होता है किस रूप में होता है, सर इस रूप में होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आमने सामने की भुजा बराबर, इसी को आयत बोलते हो। हाँ सर। अब आयत का आप लोग मुझे क्षेत्रफल का सूत्र बता दो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, क्षेत्रफल क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा 528 मीटर स्क्वायर बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। सवाल के अंदर क्या दे रखा है, क्षेत्र की लंबाई है वो मीटर में, जो आपके सामने चर्चा की गई है ना लंबाई, ये वाली लेंथ, ये लंबाई मीटर के अंदर ही है, और चौड़ाई, चौड़ाई ये रही, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये लो चौड़ाई ये रहा, चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं अक्ष, क्या मान लेते हैं अक्ष। लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, मतलब चौड़ाई है उसको आप लोग 2 से गुणा करो, फिर इसमें 1 जोड़ दो, तब आपके पास वो लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लंबाई। यही सवाल के अंदर हमें बोला गया है। अब बताओ आप लोग मुझे, क्या मैंने आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखा वो सही है या गलत। तो आप लोग बोलोगे सर आयत के क्षेत्रफल का सूत्र ये नहीं होता है, तो कौन सा होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुणा
चौड़ाई। चौड़ाई क्या मानी थी? चौड़ाई सर हमने अक्स मानी थी, तो ये लो अक्स। लंबाई क्या आई? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 गुणा कर दो। आगे वाले पेज पे इसको लिख ली, तो आपके पास क्या बना? 2x प्लस 1 गुणा हुआ था x के साथ बराबर 528। x को 2x के साथ गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x। 528 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आया माइनस का, बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण बन गया। अब आपको इसको हल करना है टुकड़े करके। तो यहां पर मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं जिसका नाम अपने पास है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र को बेटा हम लोग लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो ये अपने पास द्विघाती सूत्र आ गया। दूसरा, अगर आप द्विघाती सूत्र से नहीं करना चाहो तो आप लोग इसके सीधे गुणनखंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सीधे गुणनखंड। सवाल के अंदर आपको इसको हल करने के लिए कहा है क्या? नहीं, आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, जो कि हमने निरूपित कर दिया। आगे इसको हल नहीं करना है, तो हम लोग इसको यहीं तक छोड़ देंगे, द्विघाती सूत्र की चर्चा बाद में करेंगे। ये लो, हमने इसको निरूपित कर दिया समीकरणों के रूप में। आगे बात समझ? चलिए अगले सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। अगले सवाल के हम लोग 1 मिनट ये चर्चा कर लेते हैं। अगला सवाल अपने पास क्या है? अगला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, सवाल के अंदर ऊपर जैसा दिया गया, हमें तो केवल इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। हमारा ये तो दायित्व नहीं बनता है कि हम इसको पूर्णांकों को ज्ञात करें, लेकिन दोनों स्थितियां हमें दे रखी हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना सिखाऊंगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसा पहला मैं आपके सामने लिखता हूँ 1, 1 के बाद में क्या आता है सर? 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलता है। अच्छा, मैं इसको अक्स मान लूं, 2 कब आएगा? कितने का अंतर है? 1 का। यहां पर 1 का, यहां पर 1 का, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? अक्स प्लस 1। पहले को मैंने अक्स माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अक्स प्लस 1। यहां पर अक्स का मान आप लोग 2 रख दो, पहला 2, तो ये अक्स प्लस 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। पहला 2, दूसरा 3, एक एक अंतर है ना। तो हम लोग पहला जो अपने पास धनात्मक पूर्णांक है इसको अक्स मान लेंगे, तो दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा? अक्स प्लस 1। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणा कर दिया हमने इसको, कितना है? 306। अक्स अक्स के साथ गुणा होगा तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स 1 के साथ अक्स बराबर 306। ये साइड प्लस का, दूसरी साइड आएगा माइनस का, तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 306 बराबर 0। ये आपको जो समीकरण है इनको हल करना मैं आपको नेक्स्ट प्रश्नावली के अंदर समझाऊंगा। यहां तक आपको केवल इतना ही करना है, क्योंकि समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। जो हमने निरूपित कर दिया, ये समीकरण हो गई। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष? 26 वर्ष। अच्छा, क्या रोहन की आपको आयु पता है?
रोहन की आयु, सर नहीं पता, हम लोग बोल देते हैं कि रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु क्या होगी? सर माँ की आयु अपने पास हो जाएगी, अगर हम रोहन है उसकी आयु में 26 जोड़ दें तो क्या आ जाएगी? माँ की आयु कितनी आई? रोहन की आयु कितनी मानी? x, तो x प्लस 26 आ गई। रोहन की आयु अपन ने x वर्ष मानी, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इनकी आयु है, इनका हमें क्या करना है? गुणनफल। ये लो x रोहन की आयु गुणा करना है इसके माँ की आयु को। कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात। हमने तो इसको वर्तमान आयु मानी है, तो हम क्या करेंगे? रोहन की आयु में भी 3 जोड़ देंगे और रोहन की माँ की आयु में भी 3 जोड़ देंगे, यही काम कर देंगे और इसको वापस हम लोग इरेज कर देंगे। अब रोहन की आयु क्या हो गई? x प्लस 3। रोहन की माँ की आयु 26 और 3 कितने होते हैं? 29, तो x प्लस 29 उसकी माँ की आयु हो गई। दोनों को गुणनफल करते हैं, x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर क्या है? 360 हमें दे रखा है। ये लो, इसको हम लोग अब गुणा करते हैं। x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। एक्स स्क्वायर, यह मैं आपको आपके तरीके से गुणा करके बता देता हूं। पहला पद उठाया x, गुणा किसके साथ करना? x प्लस 29 के साथ। फिर 3 उठाया, गुणा किसके साथ करना? x प्लस 29 के साथ, बराबर 360। x को x के साथ गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360। ये 360 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आएगा माइनस का। एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितने होते हैं? तो आप लोग बोलोगे सर 32x, प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 360 और प्लस का 87 है। 10 में से 7 घटाए 3, 16 में से 9 घटाए तो अपने पास बचे 7, 3 में से 2 घटाए 1 घटाए 2 माइनस का, तो ये माइनस का 273 बराबर 0। ये अपने पास एक समीकरण बन गया। आगे बात समझ? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि समीकरणों को हल कैसे करना है। जो द्विघात समीकरण है इनके मूल ज्ञात करने, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन आप तब तक तो इतना ही सीखें कि आपको एक समीकरण बनानी। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को यह सवाल भी समझ में आ गया। सिंपल तरीके से किया हमने एकदम से। नेक्स्ट मैं आपके सामने क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अच्छा देखिए, एक सूत्र होता है विज्ञान के अंदर अपने पास, सूत्र आपने पढ़ा है सर, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है ना? चाल बराबर दूरी बटा समय। मैं आपके सामने अब नेक्स्ट पेज के ऊपर ये सूत्र 2 बार लिख रहा हूं। चाल बराबर दूरी बटा समय। एक मैं यहां पर आपके सामने और लिख रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब मैं आपके सामने, हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितनी दे रखी है? दूरी बराबर 480 किलोमीटर।
दूरी बराबर 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अच्छा, उस चाल का हमें नहीं पता वो चाल क्या है, हम लोग बोल देते हैं कि वो चाल है, वो अक्स किलोमीटर प्रति घंटे है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है। अर्थात इसकी पहले चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे, बाद में इसकी जो चाल है वो इसमें से 8 कम हो जाए। क्या हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए, तो वह रेलगाड़ी उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। कितने घंटे? क्या यहां पर आपको समय दे रखा है T1, समय मैं बोल देता हूं T2, बोल दिया। सवाल के अंदर बोला गया कि अगर उसकी स्पीड हम लोग 8 किलोमीटर घंटे से कम कर दें तो वह 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे क्या लेती है, अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, चाल। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, स्पीड है पहले रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटे थी, फिर स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे। x में से 8 किलोमीटर प्रति घंटे हुई तो टाइम कितना अधिक लिया सर, 3 घंटे। कितना अधिक लिया, 3 घंटे। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं दूसरे समय है उसमें से पहला समय घटाऊं तो अंतराल कितने घंटे का आ रहा है सर, 3 घंटे का, यही आ रहा है ना। अगर मैं दूसरे टाइम में से पहला टाइम घटा दूं तो मेरे पास अंतराल जो आएगा वो कितने घंटे का आएगा, 3 घंटे का। ये जो तीनों मान है मैं इस सूत्र के अंदर रखता हूं, ये जो तीनों मान है इस सूत्र के अंदर रखता हूं, रख दे तो आप लोगों का यही रहेगा कि सर रख दीजिए। चाल पहले के अंदर कितनी है, अक्स बराबर दूरी कितनी है 480 बटा समय सर T1। उसके बाद में यहां पर चाल x माइनस 8, दूरी 480, समय T2। इसके बटना में 1 ले लें और वज्र गुणा कर दे दें। T1 गुणा हो गया x के साथ बराबर क्या आ गया 480, T2 गुणा हो गया x माइनस 8 के साथ बराबर क्या आ गया 480। दोनों चीजों को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। T1 गुणा हुआ x के साथ बराबर क्या आया 480, T2 गुणा हुआ x माइनस 8 के साथ बराबर क्या आया 480। मैंने आपके सामने बीच में एक मान लिखा था, बीच में मैंने मान लिखा था कि T2 में से T1 घटाओगे तो आपके पास 3 घंटे आ रहा है। याद होगा आप लोगों को, ये रहा। यहां पर T1 के गुणा में x है, ये गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो T1 बराबर में क्या लिख सकता हूं 480 बटा x। T2 के बराबर में क्या लिख सकता हूं 480 बटा x माइनस 8। ये जो समीकरण दे रखी है इसमें मैं T2 का मान भी लिख सकता हूं, T1 का मान भी लिख सकता हूं। T2 का मान क्या है सर 480 बटा x माइनस 8। T1 का मान कितना है 480 बटा x बराबर 3। यही मान है आप लोगों के पास में। यहां तक
मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को कोई भी समस्या नहीं आई। अब आप लोगों को घटाना आता है? अगर मैं आपके सामने लिख दूं 3/4 माइनस 5/7, आपको घटाना नहीं आता ना, तो 4 को गुणा कर दो 7 से, 7 को फिर गुणा कर दो 3 से, क्रॉस गुणा कर दो, -5 को गुणा कर दो 4 से, यही कर सकते हो सीधा। अब आपको इनका एलसीएम लेना नहीं आता, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को गुणा कर देंगे x माइनस 8 के साथ में, 480 को गुणा कर देंगे x के साथ में, 480 को गुणा कर देंगे x माइनस 8 के साथ में, बराबर 3/1 लिख दें, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग इसको कर सकते हैं वज्र गुणा। क्या कर सकते हैं? वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसे होते हैं? जैसे यहां पर क्या है ना, 5 को 4 के साथ, 3 को 7 के साथ, वैसे ही x गुणा x माइनस 8 को गुणा करेंगे 3 के साथ, 1 को गुणा करेंगे इसके साथ। 1 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, एक ही रहता है। 480 को मैं x के साथ गुणा करता हूं, क्या आएगा? 480x माइनस 480 को मैं x के साथ गुणा करूंगा, क्या आएगा? 480x। 480 को माइनस का है और मैं गुणा करता हूं -8 के साथ में, तो माइनस का माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 480 गुणा 8, 0 अंटी अंटी 64, हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लस का 3840 बराबर 3 को गुणा करना है x और x माइनस 8 के साथ में, 480 माइनस का 480 प्लस का कट गया। क्या दे रखा है? 3840 बराबर 3x को x के साथ गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x को -8 के साथ गुणा करेंगे तो 8 तिये 24x। 3840 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो क्या बचा? 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840 बराबर में 0। ये आपके पास समीकरण बन गई। अब इन समीकरणों को हल करना मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि इनको हल कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरा टारगेट इतना ही है कि आप लोग इसके अंदर मान पुट करना, वैल्यू पुट करना सीख जाएं। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गई क्लास, और क्लास अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग छोटा सा काम कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस पे आपके किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, आपको करना ही है। अगर क्लास अच्छी लगे तो कर सकते हैं, बाकी कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ पर मैं आज की अपनी जो क्लास है यहीं पर इसको विराम देता हूँ।